हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में हमें बताती है। लेकिन उससे पहले अभी हमने पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ते हैं कि जॉइंट सेक्टर क्या होता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जॉइंट सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, दोनों सेक्टर को जॉइंटली वो वर्क करती है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जॉइंट सेक्टर होता क्या है। इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस अंडर विच बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द पार्टनर्स। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं और जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, जो भी उनके लीडर्स हैं या फिर जो भी वो कंपनीज़ हैं, उनकी पार्टनरशिप होती है आपस में, उसको हम जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। एक जो जॉइंट सेक्टर एक वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक मिक्स्ड इकोनॉमी पे जो बेस्ड है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट का रूल भी चलता है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में रिकॉग्नाइज की थी, उसकी नेसेसिटी थी जॉइंट सेक्टर पहली बार, और पॉइंट आउट किया था गवर्नमेंट मस्ट बी पार्टनर इन द पेड अप कैपिटल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस फॉर देयर डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड किया था अपनी कंपनी में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट सेक्टर है वो उसकी पार्टनरशिप किसके बीच में होती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। ठीक है, तो मैनेजमेंट और जो कंडक्ट होता है इन एंटरप्राइजेस का, वो किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है, वो नॉमिनेटिंग और जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो किसके हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और इन डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बैंक है और जो पेड अप कैपिटल होती है इन कंपनीज़ की, वो कैसे डिवाइड होएगी कि गवर्नमेंट की मिनिमम 26% होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज की मिनिमम 25% होती है, और जो पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बैलेंस शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, और कुछ मेजर एंटरप्राइजेस भी होते हैं जॉइंट सेक्टर में, जैसे मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये क्या हो जाएंगी, ये जॉइंट सेक्टर्स कंपनीज हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइज एमएनसीज क्या होती हैं। एमएनसीज हमें हेल्प करती है कंपटीशन इंक्रीज़ करने में, और जो डोमेस्टिक मोनोपोली है उसको भी डिक्रीज़ करने में हमें हेल्प करती है। तो एमएनसी क्या हो जाएगी, एक एविडेंट होता है इनके नाम का। ये वो कंपनी होती है जिनके पास बिजनेस होता है इन मोर और वन कंट्री, मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी जो ब्रांचेस होती हैं या फिर फ्रेंचाइजीज़ होती हैं। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में ये सुनते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं अपनी लाइफ में, जैसे रैनबैक्सी, विप्रो, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, कैडबरी, कोको कोला, ये सारी, सैमसंग, ये सारी क्या हो जाएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब मोस्टली सारे हाउस होल्ड्स में यूज़ होती हैं। तो एमएनसी क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू द कंपनीज विथ ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। क्या होता है इनका, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी ऑपरेशंस होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है एमएनसी की। द एसेंशियल नेचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज लाइज इन द फैक्ट दैट द मैनेजरल क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री। जो उनका मैनेजमेंट क्वार्टर होता है, जहाँ से पूरा मैनेजमेंट चलता है, और जहाँ पे वो लोकेटेड होता है वो एक कंट्री में होता है। लेकिन जो एंटरप्राइजेज होती हैं जो कैरीज आउट करते हैं ऑपरेशन को, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी उनकी ब्रांचेस फैली हुई होती हैं। इसके बाद इसके फीचर्स आते हैं, क्या होते हैं इसके फीचर्स। पहला आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में क्या बता रहा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर है होम कंट्री में, जैसे मान लो इंडिया में। ठीक है, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, सब्सिडरी कंपनीज दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो जो मैनेजमेंट होगा बिज़नेस का, वो कैरिड आउट कौन करेगा, कंट्रीज़ में जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होगा, जैसे इंडिया में। और बाकी जो भी सारी ब्रांचेस हैं, सब्सिडरीज़ हैं, उनको कहाँ काम करना पड़ेगा, वो जो हेड ऑफिस जो भी पॉलिसीज़ सारी बनाएगा, उनको हेड ऑफिस के जो भी सारी पॉलिसीज़ बनाएगा उनको वो फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को स्प्रेड करना। बिजनेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज़। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड किया जाता है। दिस कंपनी फुली एक्सप्लॉइट्स द लोकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द होस्ट कंट्रीज़। तो ये क्या इंक्लूड कर देंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर्स एंड द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। चीप लेबर्स को इंक्लूड करेंगे
और रॉ मटेरियल्स जो भी जिन चीज़ों की यूज़ होगी उनको। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो एमएनसी कंपनी होती है उनको वर्ल्ड लेवल पे compete करना पड़ता है, तो उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसको काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है ताकि जो लोग हैं वो स्पेशल अटेंशन इस पे पे करें। उसके बाद आता है लार्ज साइज़। एमएनसी का काफ़ी ह्यूज एसेट होता है, काफ़ी बड़ा एसेट होता है। तो जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो भी है उनका एसेट कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली $110 बिलियन इनका इतना एसेट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। एमएनसी कंपनी अपनी जो भी कंपनी है उसको इजीली इस्टेब्लिश कर सकती है आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट की। यहाँ पे कोई कंपनी खुली है और इंटरनेशनल मार्केट में उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड क्वालिटीज़ होती हैं और रिसर्च की जाती है लार्ज स्केल पे, जो गुड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ होगी। इसके बाद आता है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। एक एमएनसी कंपनी स्पेशल अटेंशन पे करती है एडवर्टाइजमेंट पे। ये सीक्रेट है इनके सक्सेस का कि आप एडवर्टाइज ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी न्यूज़ जाएगी और वो इस पे अटेंशन पे करेंगे, मे बी उसको बाय करें, प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। इवैल्यूएशन कैसे हुआ एमएनसी का? जब एमएनसी कंपनीज जो भी हैं इस्टेब्लिश हुई हैं तो उनकी जो होस्ट कंट्री है उन्होंने एक चीप और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना शुरू किया, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी जो एग्जिस्टेंस है लोकल बिजनेस की वो एंडेंजर में आ गई। मतलब एमएनसीज खुली, उनकी गुड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी तो लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर लिया। इस वजह से जो लोकल बिजनेस थे वो कहा क्या हो गए, डेंजर में आ गए। और जो इसका इफ़ेक्ट था एमएनसी कंपनीज़ का इकोनॉमी पे, तो क्या पड़ा कि या तो चाहे गुड हो या बैड इफ़ेक्ट हो वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है होस्ट कंट्री के। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस आती हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होंगी एमएनसी कंपनीज़ के? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑल द कंट्रीज डिज़ायर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। मतलब सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या डिज़ायर करती हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन कैपिटल में हो उनकी कंट्री में। और ये एक चीफ ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज को मिलना, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स की इम्पोर्ट के लिए रिक्वायर होती है। इसके बाद तो हम ये सारी चीज़ें, सेटिंग अप मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, ये सारा ऑटोमेटिक बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब हम एमएनसी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे तो हमें काफ़ी लोगों को, जो लेबर्स है, काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें एम्प्लॉयमेंट की। तो लोकल पॉपुलेशन, तो ये कंपनीज़ हैं वो कैरी ऑन करेंगे अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड हो सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एडवांटेज होगी प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। विद द सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज लाइंग आइडल आर पुट टू प्रॉपर यूज़। तो जो भी रिसोर्सेज पड़ी हैं, जो भी आइडियल रिसोर्सेज हमारे पास रखे होते हैं या जो यूज़ में नहीं आ रहे होते हैं, तो एमएनसी कंपनीज़ में इनका यूज़ प्रॉपरली हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिज़िकल रिसोर्सेज हो। और ये गुड यूज़ ले सकती है कंपनी इन आइडियल रिसोर्सेज को, बिकॉज उनकी जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो काफ़ी हाई रहती है। तो ये क्या रिज़ल्ट करती है, किस चीज़, इसका क्या रिज़ल्ट पड़ता है कंपनीज़ पे कि जो नेशनल इनकम होती है हमारी कंट्री की वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निकल डेवलपमेंट। सेटिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज मेक इट पॉसिबल टू कैरी द एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, जो हमारी कंट्री में बनी हुई होती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कंट्रीज़ क्या करना स्टार्ट कर देती है, अपनी टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप करना शुरू कर देती है। इसके बाद आता है हमारा मैनेजरल डेवलपमेंट। मैनेजरल डेवलपमेंट क्या होता है? जो एमएनसी कंपनीज होती हैं वो मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं जिनके पास न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो और मैनेजमेंट टेक्निक्स जिसको पता हो। तो जो लोकल पीपल होते हैं वो इन कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है मैनेजमेंट की फील्ड में। और ये क्या लेड करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट कल्चर। इसके बाद हमारा आता है एडवांटेज में इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। काफ़ी लोकल एंटरप्राइज होते हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं लार्ज कंपनीज़ को, तो ये क्या इंक्रीज़ कर देंगे, कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे।
इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं कि एमएनसी कंपनीज़ की क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। पहला तो डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो भी लोकल कंपनीज़ होंगी, एमएनसी कंपनीज इस्टेब्लिश होने से उनको क्या होगा, उनकी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एमएनसी कंपनीज़ की वजह से, क्योंकि उनको काफ़ी ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ वीक कंपनीज़ होगी जिनको सिंपली वाइंड अप करना पड़ेगा अपना बिजनेस। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो एमएनसी कंपनीज होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, जो होस्ट कंट्री होती है उसकी, एमएनसी कंपनी की, तो इम्प्रॉपर यूज़ होगा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का, तो वो कंट्री को हार्म करेंगे जो भी कंट्री उनका यूज़ करेगी। इसके बाद आती है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। तो द मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश करती है सुप्रीमेसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि वो इमेंसली जो फेवरेबल पोजीशन होता है उनका, उसको अचीव करने के लिए। उसके बाद जो ये सारी कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है काफ़ी सारे वेज़ में, और उनको ग्रेजुअली स्टार्ट करती है उनके जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, उन सारे में डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। इसके बाद है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। जो कंपनीज़ होती हैं वो जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेटअप नहीं होती हैं, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होती हैं। तो जो लोग हैं इन कंट्रीज़ में जो मोस्टली पुअर हैं, लेकिन वो कंपनीज़ में जाके जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ओनली दोज थिंग्स, वही चीज़ें यूज़ होती हैं जो रिच बनाती हैं। These products includes cosmetics, soft drinks, chocolates, etc. They are the majority of people in the country do not get the benefit from these companies. काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है लोगों की जो कंपनीज़ को फ़ायदा नहीं देती है। ठीक है, तो ये इसकी सजेशंस यही हैं कि जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो शुड नॉट बी अलाउड टू टेकन बैक, और दे शुड नॉट अलाउ द इंटरफेरेंस ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। जो भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है एमएनसी कंपनीज़ में, उसको इंटरफेयर करने के अलाउंस नहीं मिलने चाहिए। एंड दे मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रॉपर वे। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है एमएनसी कंपनीज़ पे, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंडियन और फॉरेन एमएनसीज़ का। फार्मा में रैनबैक्सी है, मैन्युफैक्चरिंग में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, एशियन पेंट्स है, इन्फोटेक में इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें हमारी एमएनसी कंपनीज़ में आ जाएंगी जो इंडियन एमएनसीज़ है। और फॉरेन एमएनसीज़ में हमारी जैसे कैडबरी आ जाएगी, कोको कोला है, ये सारी यूएसए यूके की कंपनीज़ हैं। इसके बाद हमारे जॉइंट वेंचर्स आते हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।